असली बहाना है दिखावा करना। फिर अगला मुकाबला शुरू हुआ। मैच 26, 9 सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाम 36 सिटी। किसी ने कमेंट किया, जनरल यांग को तो मैचेस अरेंज करने का खूब हुनर है। सच में? मैंने मन ही मन सोचा, ये ड्रैगन नेशन वाली लड़की तो किसी पोप की बेटी से भी ज्यादा सेक्रेड लगती है। एक मुकाबले में उस लड़की ने एक ही मूव में विक्ट्री ले ली, कभी दूसरा मूव ही नहीं चलाना पड़ा। कितना कूल है ये। एक भीड़ में किसी ने कहा, यही तो होनी चाहिए असली स्ट्रॉन्ग औरत की तस्वीर। इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास भी इतनी स्ट्रेंथ होती तो मैं भी कर लेता। चू फेंग ने दिलासा दिलाया, हमारी पांशी तो जरूर पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तब देखना कैसे कैसे जीनियसेस को साइड में हट जाना पड़ेगा। मैंने कहा, फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस की रिलेशनशिप तो शहद जैसी मीठी लग रही है। ये कहते हुए मैं चू फेंग और लिम पांशी की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे एक पार्टनर ने उस लेवल 5 लड़की की तारीफ की जिसने लेवल 6 के 20 जीनियसेस को हराकर 10th रैंक हासिल की थी। मैंने उसको बताया कि उसके पास जरूर फीमेल सेंट जैसी टैलेंट होगी। पार्टनर ने कहा, मैं तो छोटी सोच रखता था। इतना हेवन डिफाइंग टैलेंट है तो इस बार की असेसमेंट सुरक्षित है, अनराइवल्ड है बस। फिर चू फेंग कहने लगे, सू यू, इतना सार्काज़म मत दिखाओ। जब अरीना में आओगे तो मैं तुम्हें पांशी के सामने घुटनों पर झुकवाकर माफी मंगवाऊंगा। मैंने कोल्डली उसके मुंह पर हंसकर बोल दिया कि मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि अरीना में आखिर उसकी खुद की मौत कैसे होती है। अगले मैच में हमारी 9 सिटी का मुकाबला 36 सिटी की टीम के साथ मीले मोड में होना था। मैंने अरीना में आकर उन घमंडी दुश्मनों को बता दिया कि अब उनका मरने का वक्त आ गया है। वो बदले में मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगे। जैसे ही फाइट शुरू हुई, चू फेंग वहां सबका बॉस बनने की एक्टिंग करने लगा और सबको अपनी स्ट्रैटेजी बताने लगा। उसने डिसाइड किया कि दुश्मन के लेवल 6 वाले लोग फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए वो अकेले 2 लोगों को रोकेगा और बाकी सब दूसरों को हैंडल करेंगे। ये सुनकर एक लड़के ने उसकी इस बॉसी एटीट्यूड को कंप्लीटली ताना मारा, पर वो आगे बढ़ गया। मैंने चू फेंग को टोकते हुए साफ कह दिया कि मुझे उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उन ओपोनेंट्स को ललकारा और कहा कि अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो जमीन पर घुटने टेक कर भीख मांगे। वो गुस्से में आकर मुझे जिंदा गाड़ने दौड़े। उनमें से एक ने मुझ पर अपनी एक जायंट हड्डी जैसी क्लब से अटैक किया, ये बोलकर कि इस एक स्ट्राइक से ही मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके इतने बड़े वेपन को अपने एक सिंगल हाथ से आसानी से रोक लिया। उसकी पूरी ताकत मेरे सामने एक मजाक लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि उसकी ये वेपन मेरे सू फैमिली के छोटे बच्चों के खिलौने से भी ज्यादा बेकार है। मैंने उस हड्डी को एक ही हाथ से क्रश कर दिया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे पीछे हटा, क्योंकि उसको फाइनली समझ आ गया था कि मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर हूं। मेरे दोस्तों ने मुझे आगे का स्टेज क्लियर करने को बोला, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं सबको अकेले ही मिटा सकता हूं। मैंने उन्हें पीछे हटकर तमाशा देखने को बोला और अकेले ही उन सबका सामना करने आगे बढ़ा। उस बाल्ड आदमी ने गुस्से में डार्क पावर से मुझ पर अटैक किया, पर मेरे पास आते ही वो एक इनविजिबल पावर फील्ड से टकराकर जमीन पर धंस गया। मैंने उन्हें उनकी वीक औकात याद दिलाई, जिसे सुनकर वो सब एक साथ मुझे हमेशा के लिए सुलाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 36 सिटी के प्राइड के नाम पर अपना आखिरी डार्क अटैक लॉन्च किया। मैंने 9 रीजन्स की पावर को अपनी स्वॉर्ड में जगाया और हेवनली स्लॉटर्स के लिए यूज किया। मेरा एक ही पावरफुल स्लैश उन सबकी मौत का पैगाम बनकर निकला। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं लेवल 7 से कितना ऊपर का मॉन्स्टर हूं। मैंने उन्हें बताया कि 36 सिटी की फिजिकल स्ट्रेंथ में इतनी भी पावर नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी सीरियस हो सकूं, इसलिए मैं उन सबको आखिरी बार कचरे की तरह साफ कर रहा था। चू फेंग अरीना के बाहर से चिल्ला रहा था कि मैं रूल्स तोड़कर देश को बदनाम कर रहा हूं। मैंने उस व्हाइट नाइट को पूरी तरह इग्नोर किया। उन बचे हुए दुश्मनों ने गुस्से में आकर अपनी एलियन बीस्ट्स वाली म्यूटेटेड पावर निकाल ली, जिससे साफ हो गया कि उन्होंने एलियन रेसेस से अलायंस कर लिया था। ये उनकी अपनी ताकत नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बिट्रेयल था। ये देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने हेवनली स्लॉटर की नेक्स्ट वेव से उन सबको एक ही झटके में हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया। ये सब देखकर नसाबी और शेंडाई जाओ चांग जैसे जनरल्स गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने मुझ पर रूल्स तोड़ने का नाटक करके मुझ पर अटैक करने का फैसला किया। मैंने यांग जिन को साइड किया और शेंडाई जाओ चांग की तरफ पॉइंट करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि उन सब में कितना बड़ा खोट है। मैंने उसको और उसकी आर्मी को एक घटिया कचरा बताया जो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकते थे। नसाबी ने आगे बढ़कर मुझे धमकाया कि उसका बाप लेवल 9 पर है और वो एक होली गॉड का स्पेशल डिसाइपल है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। मैंने जोर से हंसकर उसको सिखाया कि जिसे वो होली गॉड बोलता है वो सिर्फ एलियन रेस का पाला हुआ एक सस्ता कुत्ता है। मैंने अपनी स्वॉर्ड स्विंग की और उस बाल जनरल को भी बिना सोचे समझे एक ही बार में सीधा नर्क भेज दिया। उसके बाद शेंडाई जाओ चंग अपनी लेवल 8 की लाइटनिंग पावर के साथ हवा में उड़ते हुए मेरे ऊपर अटैक करने आया, ये सोचकर कि मैं उसके इस अल्टीमेट मूव के सामने नहीं टिक पाऊंगा। मैंने कोल्डली अपनी वॉइड स्वॉर्ड बाहर निकाली और उसके लेवल 8 के अटैक को एक मजाक की तरह काट कर उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया।
चू फंग ये सब दूर से देखकर सदमे में जमा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो जल भुनकर सोच रहा था कि उसने इतनी मेहनत की फिर भी वो मुझसे आगे क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मैंने उसकी तरह कोई हार्ड ट्रेनिंग भी नहीं की थी। वो अभी भी डिल्यूजन में था कि वो आगे चलकर मार्शल गॉड बनेगा और मुझसे स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे बाकी दोस्तों ने आकर मुझे घेर लिया और मेरी प्रेज की। मैंने नीहोंग और 36 सिटी के बचे हुए लूजर्स को ताना मारा कि उनका एलियन मास्टर का प्लान फेल हो चुका है। मैंने जानबूझकर चू फंग को नीचा दिखाया और उससे वहां का बचा हुआ कचरा साफ करने का ऑर्डर दिया। मैं बाहर निकल गया ये बोलकर कि मैं स्पाइस को ढूंढने जा रहा हूं, पर मेरा असली इरादा चू फंग का अगला फॉर्च्यून चुराना था। चू फंग पीछे खड़ा रो रहा था कि ये सारी ग्लोरी और प्रेज उसकी होनी चाहिए थी, पर मैंने उसका चांस छीन लिया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। चू फंग अपनी वाइस प्रिंसिपल टीचर हान के साथ जल्दबाजी में एक डार्क फॉरेस्ट से होते हुए एक सीक्रेट रूइन की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहां से उसको जरूर कोई गॉड टियर कल्टीवेशन मेथड मिलेगा और वो मुझे अपने पैरों तले दबा देगा। पर उस बेवकूफ को पता नहीं था कि मुझे उसका ये राज पहले से पता था। मैंने अपनी लेवल 9 कल्टीवेशन कार्ड यूज कर ली थी, जिससे मेरे पास लगभग 24 घंटे के लिए प्योर लेवल 9 ग्रैंड मास्टर की ऐसी पावर आ गई थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। मैं उस रूइन के आगे एक डार्क ऑरा के साथ रेड मास्क पहनकर खड़ा हो गया ताकि वो दोनों मुझे पहचान न सके। जैसे ही चू फंग और उसकी टीचर वहां पहुंचे और उन्होंने उस पत्थर के दरवाजे को गोल्डन की से खोला, मैं वहां उनके ठीक पीछे आ गया। मेरा ऑरा इतना हैवी था कि चू फंग की टीचर डर के मारे जमीन पर गिर गई और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने अपनी डीप आवाज में उन्हें वार्न किया कि मैं इस सेक्रेड रूइन को सालों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं और उनका ऐसे दरवाजा तोड़कर आना एक चोर का काम है जिसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी टीचर तो रोकर माफी मांग रही थी, पर वो घमंडी चू फंग आगे आकर मुझ पर ही चिल्लाने लगा कि ये रूइन उन्होंने डिस्कवर किया है और वो गोल्डन की भी उसकी है, इसलिए सब कुछ उनका है। उसकी टीचर ने जल्दी से चू फंग को चुप कराया और अपनी बैकग्राउंड बताने लगी कि उसका बॉस ये ताओ है और उसका बाप लेवल 9 का रिसर्च डायरेक्टर है। उसने मुझे अपना सारा सामान लेने का ऑफर दिया, बस उनकी जान बख्शने के बदले में। मैंने हंसते हुए कहा कि तुम जैसे छोटे एंट्स के पास मुझे देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाली और उन दोनों को ठीक 30 सेकंड्स दिए ये डिसाइड करने के लिए कि आज वहां दोनों में से कौन मरेगा और कौन जिंदा वापस जाएगा। वक्त पूरा होते ही मैंने उनसे उनका फाइनल डिसीजन पूछा। चू फंग की टीचर हान ने बिना डरे चू फंग की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का हीरोइक फैसला किया, पर दूसरी तरफ उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो चू फंग ने डर के मारे खुद की जान बचाने के लिए उस टीचर को ही मरने के लिए चुन लिया जो उसके लिए अपनी जान दे रही थी। मैंने चू फंग के इस सेल्फिश दोगलेपन पर हंसा और बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक सिंगल स्ट्राइक में अपनी स्वॉर्ड उस टीचर की छाती के आर पार कर दी। उस टीचर को आखिरी दम तक यकीन ही नहीं हुआ कि चू फेंग, जिसे वो इतना मानती थी, उसने उसे मरने के लिए आगे कर दिया। मैंने स्वॉर्ड निकाली और उस टीचर की डेड बॉडी जमीन पर गिर गई। मैंने उस रोते हुए चू फेंग को वार्न किया कि अगर वो अभी वहां से नहीं भागा तो मैं उसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। वो इतना बड़ा डरपोक निकला कि बिना पीछे मुड़े वहीं से भाग खड़ा हुआ। मेरा टारगेट एग्जैक्टली यही था कि चू फेंग अकेले सफरिंग में रहे, जिससे मेरा प्लॉट पूरा हो गया। फिर मैं बिना टेंशन के उस रूइन के अंदर चला गया जहां एक गोल्डन ग्लोइंग स्केलेटन ध्यान लगाए बैठा था। वो स्केलेटन पिछले जमाने का मार्शल सेंट नैन शोंग फेंग था। मैंने उसे आवाज लगाई और वो स्केलेटन एक रूह बनकर जग गया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा कि वो सालों से यहाँ क्यों फंसा हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसने मार्शल सेंट बनने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया था, पर उसके लेवल अप होते ही एलियन रेसेस के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स ने उस पर पीछे से अटैक करके उसे मरने की हालत में छोड़ दिया था। उसने रोते हुए कहा कि वो बस 3 साल में मर गया और उसे बिल्कुल शांति नहीं मिली। मैंने उसकी रोने वाली सैड स्टोरी को सुनकर कैजुअली कहा कि उसकी लाइफ और डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस रूह ने गुस्से में पागल होकर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक मुझ पर फेंक दिया। मैंने तुरंत बिना हिले अपना पावर एक्टिवेट किया और ओरिजिन सील स्किल का यूज करके उस लेवल 9 के रूह को एक बबल के अंदर ब्लॉक कर लिया। वो बबल में कैद होकर फाइनली पहचान गया कि मैं स्ट्रॉन्ग सू फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने स्माइल करते हुए उसको बताया कि उसका गेस ठीक है और मैं उसे अभी मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल आइटम बनने वाला है। मैंने उससे साफ बता दिया कि उसकी इस फॉर्म का सबसे अच्छा यूज ये है कि वो मेरे पिता सू लॉन्ग को उनका मार्शल सेंट रैंक हासिल करने में एज अ कोर मदद करेगा। मैंने उस चिल्लाती हुई रूह को एक छोटे से शाइनिंग क्यूब में ट्रैप कर लिया और सोचा कि मेरा बाप इस अजीब गिफ्ट से कितना ज्यादा खुश होगा। उसी वक्त सिस्टम ने मेरी स्क्रीन पर बहुत सारे हाई लेवल रिवॉर्ड्स फ्लैश किए, जिसमें एक डार्क ज़ैंग ट्यांग स्वॉर्ड मुझे मिली। बाउंड्री इंक्रीज कार्ड के साथ मुझे फुल 20,000 विलन पॉइंट्स मिले। चू फेंग और उसकी टीचर के प्लॉट को सक्सेसफुली तोड़ने के कारण सिस्टम ने मुझे एक ज़ैंग सेंग स्वॉर्ड आर्ट और एपिक रेन हुआंग सूत्रा भी रिवॉर्ड किया।
मुझे रियलाइज हुआ कि इस टाइम यहाँ आना मेरे लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मुझे होप थी कि ये डबल लॉस चू फेंग के दिमाग को पूरी तरह हिला देगा, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब मेरा फोकस वापस आउटर वर्ल्ड की मेन बैटल पर गया, क्योंकि मेरे लेवल 9 कल्टीवेशन कार्ड का टाइम अभी बचा था। मैं स्मूथली चलते हुए बाहर वापस सिटी के रूइंस में पहुंचा, जहां शेंडाई जाओ कसांग अभी भी हमारे लोगों को टॉर्चर कर रहा था। उसने हंसकर कन्फेस किया कि डोंगदाओ और निहोंग के लोग ह्यूमंस को बिट्रे करके एलियंस की आर्मी में मिल चुके हैं, क्योंकि हम ड्रैगन नेशन के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। उस गद्दार ने एलियन पावर यूज करके अपने राइट आर्म को एक ह्यूज म्यूटेटेड रेड क्लॉ में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और मेरे कुछ दोस्तों को हवा में ब्लड स्प्लैटर के साथ क्रश कर रहा था। वो बेशरम जनरल जोर जोर से हंस रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि हम ह्यूमंस उसकी इस डार्क एलियन मैजिक को कभी समझ ही नहीं पाए और अब वो हम सबको मारकर एक ब्लड सैक्रिफाइस क्रिएट करेगा। उसकी वो जायंट ऑरा हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैला रही थी। मेरे बचे हुए क्लासमेट्स और टीचर्स घबराकर उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैं अपने ब्लैक क्लाउड्स और रेड लाइटनिंग ऑरा के साथ ठीक उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक कड़क आवाज में उससे कहा कि एक आउटर स्पेस के भिखारी को हमारी जमीन पर आकर इतना चीखने का कोई राइट नहीं है। उसकी आंखों में मेरे लिए लेवल 9 का फियर ठीक से दिख रहा था। मैंने बस कैजुअली अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखा और उस डार्क लाइटनिंग ब्लेड से एक सिंगल फास्ट स्विंग उसकी तरफ छोड़ी। उस एक स्ट्राइक ने उसकी उस पूरी जायंट म्यूटेटेड आर्म को एक झटके में उसके शरीर से अलग कर दिया। उसकी सारी अकड़ टूट गई और वो रोते हुए मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने मुझे लिटरली अपनी सारी प्रॉपर्टी और ट्रेजर्स देने का वादा किया अगर मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। वो बोलने लगा कि वो जिंदगी भर मेरा लॉयल कुत्ता बनकर रहेगा। मैंने उसकी इस डेस्परेट एक्टिंग को कोल्डली देखा और कहा कि ठीक है। उसकी इस रिक्वेस्ट में सिंसियर इमोशंस दिख रहे थे, पर मैंने बिना किसी मर्सी के अपना ब्लैक वेव अटैक उस पर अनलीश कर दिया और उसको वही मिट्टी में मिला दिया। बाकी सारे बचे हुए लोग आगे आकर मेरे सामने झुक गए और मुझे एज अ सेवियर थैंक्स बोलने लगे और मेरा असली नाम जानने की डिमांड करने लगे। मैंने इजीली कह दिया कि उन्हें मेरे नाम या पहचान जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब वहां से अपनी मेन एकेडमी की तरफ निकल गए। मैं जानता था कि इस वॉर का फर्स्ट फेज फाइनली खत्म हो गया है और अब सारे फैक्शंस के लीडर्स बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि इन एलियन सपोर्टर्स का आखिरी क्लियरेंस कब और कैसे करना है। मैं वहां से दूर चू फंग को देख रहा था और उसको देखते ही मैं रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसकी फेक रोने वाली हालत मेरी जीत का सबूत थी। मेरे एक टीममेट ने मेरे पास आकर हंसते हुए रिपोर्ट दी कि उन म्यूटेटेड निहोंग एनिमीज का स्टैमिना लिटरली बहुत ज्यादा था और उनके एलियन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई थी। उसका मन था कि वो उन लोगों को जल्दी मारने की जगह पहले थोड़ा टॉर्चर करता। मैंने उसको कंप्लीटली अग्री करते हुए बोला कि वाकई हमने उन कचरे वालों को ईजिली मरने दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उससे समझाया कि रिलैक्स करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे डायरेक्टली बोल दिया कि जल्द ही मैं उसे पूरी तरह से एंटरटेन होने का एक सॉलिड मौका दूंगा। तभी लिन पैंगशी मेरे पास आई। उसने बड़ी चालाकी और कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कहा कि सुयू, उस एलियन एनिमी का बचा हुआ सारा काम मैं खुद हैंडल कर लेती हूँ। उसका कहना था कि मैं तो पहले ही काफी फेम और ग्लोरी कमा चुका हूँ, तो ये छोटी सी विक्ट्री मैं उसके नाम पर कर दूं। और इसके बदले में उसने बड़ी बेशर्मी से मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे पहले किए गए सारे मिस्टेक्स को माफ कर देगी और हम दोनों फिर से पहले जैसे अच्छे टर्म्स पर वापस आ जाएंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बातों पर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे घूर कर पूछा कि क्या उसे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, या फिर वो बस यहाँ आकर थोड़ी सी अटेंशन और प्रेजेंस फील करना चाहती है। मेरे इतना कहते ही मैं आगे बढ़ा और बिना कोई सोचे समझे मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ये सब देखकर चू फंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से किसी ने कहा, चू फंग कुछ मत करो, नहीं तो तुम सीरियसली रूल्स को क्रॉस कर दोगे। रूल्स? चू फंग ने कहा, इस वक्त और इस जगह पर यह सब कुछ बस मार्शल आर्ट्स के बीच का एक छोटा सा स्पार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चू फंग ने अपनी मुट्ठी कसी और स्पीड से आगे बढ़ा, गरजते हुए कहा, सुयू, आज मैं और मेरे फादर तुम्हें इसकी सही कीमत चुकाना सिखाएंगे। तभी मैंने अपना पावरफुल अटैक लॉन्च किया। मेरे एक ही पंच ने उसे हवा में बुरी तरह से उड़ा दिया। वो चाहे कितना भी एरोगेंट और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मेरे इस रॉ अटैक के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। वो जमीन पर बुरी तरह क्रैश हुआ और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं उसके पास चलकर गया और ब्रूटली अपना पैर उसके चेहरे पर रखकर उसे जमीन में दबा दिया। चू फंग दर्द से चिल्लाते हुए अग्रेसिवली कहा, सुयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलिएशन देने की? मुझे छोड़ दो। तभी लिन पैंगशी रोते हुए दौड़कर मेरे पास आई। वो लगातार प्लीज कहने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैं चू फंग की डिग्निटी को इस तरह अपने पैरों तले क्यों क्रश कर रहा हूं। उसने रोते हुए कहा कि क्या उसका मुझसे माफी मांगने काफी नहीं है। मैंने एक एक्सट्रीम कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी औकात ही क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है कि तुम यहां आकर डायरेक्टली मुझसे सवाल कर सको? मैंने एक शार्प एनर्जी वेव से उसे झटके से पीछे फेंक दिया। वो जमीन पर गिरते हुए और जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। चू फंग नीचे दबा हुआ चिल्लाया कि मैं उसे जल्द ही छोड़ दूं और उसने कहा कि वो मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव करने नहीं देगा।
मैंने स्ट्रांगली और क्लियरली उसे वार्न कर दिया कि अगर उसने दोबारा मुझे इस तरह ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता कि इस दुनिया में उसके एग्जिस्ट करने के लिए कोई जगह बचेगी भी या नहीं। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की फेमिलियर आवाज गूंजी। सिस्टम ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मैंने सक्सेसफुली सन ऑफ डेस्टिनी के मेंटल स्टेट को बुरी तरह से इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से उसके विल पावर में मैसिव और वायलेंट फ्लक्चुएशंस क्रिएट हुए हैं। इस अचीवमेंट के लिए मुझे ह्यूज रिवॉर्ड्स इशू किए गए थे। मुझे एक ऐसी पावरफुल बॉडी फोर्जिंग टेक्निक मिली जो मेरे सेल्स को 8th रैंक स्टेज में ही इमॉर्टल लेवल पर ट्रांसफॉर्म और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती थी। ये एपिक टेक्निक मेरे 100 साल के हार्ड ट्रेनिंग और कल्टीवेशन टाइम को आसानी से बचा सकती थी। मैंने कामली सोचा, चलो अभी के लिए इसे सेव करके रखता हूं। जब ये टेक्निक सच में अपने ट्रू परफेक्ट और मैक्स लेवल पर पहुंचेगी तभी इसका सबसे बेस्ट और मैजिकल हार्वेस्ट मुझे मिलेगा। कुछ वक्त बाद एकेडमी में एक ग्रैंड ऑफिशियल मीटिंग हुई जहां सारे टॉप स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स इकट्ठे हुए थे। एक सीनियर इंस्ट्रक्टर ने आगे आकर सीरियसली अनाउंस किया कि फ्रंट लाइन की बैटल सिचुएशन अचानक से काफी बिगड़ गई है, इसीलिए उन्हें बहुत सॉरी फील हो रहा है कि ये मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज टूर्नामेंट स्मूथली खत्म नहीं हो पाएगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इस साल के टूर्नामेंट को वक्त से पहले ही स्टॉप किया जा रहा था। उसके बाद जनरल यांग सबके सामने मेरी ओपनली तारीफ करते हुए बोले कि सू फैमिली के स्टूडेंट्स सच में इनक्रेडिबल और टॉप टियर होते हैं। मैंने बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ कहा कि जनरल यांग, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं बस अपनी सू फैमिली की ग्लोरी और उनके ऑनर को मेंटेन कर रहा था। मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पोजीशन और अपने नाम की रिस्पेक्ट रखूं। अगर मैं यहाँ वीक दिखता और मेरी वजह से मेरी सू फैमिली की रेपुटेशन खराब होती तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइम होता। जनरल यांग मेरी इस बात से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और मुझे 9th सिटी की तरफ से जीते गए सारे रिवॉर्ड्स का सोल इंचार्ज बना दिया। उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी कि मैं इन रिवॉर्ड्स को अपने हिसाब से सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैंने तुरंत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज और वेपन्स निकाले और वहां खड़े सभी लोगों को उनका फेयर शेयर दे दिया। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उनके साथ इनजस्टिस किया है। मैंने उन सबको मोटिवेट करते हुए कहा कि इस बैटल के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग 9th सिटी के नाम को कभी झुकने नहीं देंगे और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे। जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया तो एक कमांडर आगे आया और उसने सबको ऑर्डर दिया कि अब सब अपने अपने आइटम्स पैक कर लें और 9th सिटी वापस लौटने की तैयारी कर लें। उन्होंने बताया कि वापस जाने के बाद सबको अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग और मिशंस पर जाने की फ्रीडम मिल जाएगी। मुझे वहां किन जनरल ने एक बहुत ही रेयर और स्पेशल पास दिया। उन्होंने मुझे वार्न किया कि ये पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना होगा क्योंकि ये मुझे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्री देगा। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और कहा कि हम 3 महीने बाद जरूर मिलेंगे। किसी ने पूछा कि मैं फाइनली 5th सिटी की तरफ क्यों जा रहा हूं, तो एक ऑफिसर ने उन्हें बताया कि मैं ह्यूमैनिटी के डिफेंस लाइन के सबसे आगे वाले हिस्से पर जा रहा हूं जहां एलियन रेसेस का सबसे बड़ा खतरा है। चू फेंग अभी भी जमीन पर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसके दिल में मेरे लिए एक आग जल रही थी और वो सोच रहा था कि फ्रंट लाइंस पर सिर्फ मैं ही अकेला हीरो नहीं बनूंगा। उसका घमंड उससे कह रहा था कि जब वो अपनी फुल पावर के साथ वापस आएगा तो वो मुझे मेरे गॉड लाइक पेडेस्टल से नीचे गिरा देगा और मुझे घटनों पर ला देगा। मैं जल्दी ही ट्रैवल करके 5th सिटी के मेन मिलिट्री कैंप में पहुंचा। वहां गार्ड्स ने मुझे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया और अंदर जाने का रास्ता दिखाया। जब मैं कमांडर टेंट के अंदर घुसा तो मेरे सामने का सीन देखकर मेरा दिल एकदम से भारी हो गया। वहां चेयर पर मेरे फादर जनरल सू लॉन्ग बैठे थे और उनकी कंडीशन बहुत ही खराब लग रही थी। उनका एक हाथ बुरी तरह से इंजर्ड था और उसमें से खून निकल रहा था। उनकी मेंटल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जैसे उन्होंने किसी बहुत ही डेंजरस एनिमी का सामना किया हो। मैंने तुरंत परेशान होकर उनसे पूछा कि आखिर उनकी ऐसी हालत किसने की है और किस ईविल एंटिटी ने उन पर इतना डेडली अटैक किया है। मेरे फादर ने मुझे रिलैक्स करने का इशारा किया और बड़ी ही शांति से कहा कि ये बस बैटलफील्ड की एक छोटी सी प्राइस है जो उन्हें चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि थोड़े हाई टीयर रिसोर्सेज यूज करके वो अपने इस डैमेज को ठीक कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपनी सिस्टम स्टोरेज से एक ग्लोइंग हरी क्विंगलिंग पिल निकाली। ये कोई आम पिल नहीं थी, ये प्योर लाइफ एनर्जी से भरी हुई थी जो सीधा हेवन और अर्थ के ओरिजिन सोर्स से कनेक्ट कर सकती थी। मैंने वो पिल अपने फादर को दी और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी बॉडी पर लगाया उनका कटा हुआ और इंजर्ड हाथ अचानक से एक गोल्डन ऑरा से ग्लो करने लगा। देखते ही देखते उनके मिसिंग सेल स्ट्रक्चर्स फिर से रीजनरेट होने लगे और उनकी स्पिरिट पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई। मेरे फादर हैरान रह गए कि एक छोटी सी पिल में इतनी एक्सट्रीम हीलिंग पावर कैसे हो सकती है। उन्होंने रियलाइज किया कि ये पावर डायरेक्टली उनके ब्रोकन रैंक और रेल्म को फिर से फॉर्म कर रही है। मैंने स्माइल करते हुए उन्हें बताया कि मार्शल सेज लेवल के नीचे अगर मेरे फादर की सिर्फ एक आखिरी सांस भी बची होती तो भी मैं उन्हें डायरेक्ट मौत के दरवाजे से वापस खींच कर ला सकता हूं। मेरे फादर ने मुझे एक गहरी नजर से देखा और पूछा कि मैं आखिर अपने 3rd ग्रैंड अंकल को क्यों बुलाना चाहता हूं और मेरा एक्चुअल प्लान क्या है। उस वक्त मैंने एक बहुत ही मिस्टीरियस और ग्लोइंग क्यूबिकल बॉक्स बाहर निकाला। उस बॉक्स के बाहर निकलते
ही पूरे टेंट में एक सुप्रीम एनर्जी फैल गई। मैंने उस बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए अपने फादर से कहा कि इसके अंदर एक डायरेक्ट मार्शल सेज की पोजीशन सील्ड है। मेरे फादर की आंखें शौक से पूरी तरह खुल गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के पास एक रियल मार्शल सेज का सोर्स होगा। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये अंदर वाला मार्शल सेज का सोर्स स्पेसिफिकली थर्ड ग्रैंड अंकल के लिए है, ताकि वो फाइनली उस सुप्रीम रैंक को अचीव कर सकें। मैंने उन्हें ग्लोइंग गोल्डन बुक दी। मैंने बड़ी सीरियस टोन में उनसे कहा कि जहां तक उनकी बात है, उन्हें अब सिर्फ एक मार्शल सेज नहीं बनना है, उनकी डेस्टिनी अब ह्यूमन एम्परर बनने की है और वो पूरी ह्यूमैनिटी को लीड करेंगे। मेरे फादर मेरे इस एम्बिशन और पागलपन को देखकर स्टन रह गए थे। वो खुद से सोच रहे थे कि उनका ये बेटा आखिर किस लेवल का गॉड लाइक प्लान बना रहा है। उन्होंने उस ग्लोइंग गोल्डन बुक को देखा और पूछा कि ये आखिर कौन सी डिवाइन टेक्निक है। मैंने उन्हें बताया कि ये ह्यूमन एम्परर मैनुअल है और ये किसी भी टॉप टियर हेवन लेवल टेक्निक से कई हजार गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक एक्चुअल स्टार लेवल टेक्निक थी। मेरे फादर इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि ये टेक्निक मुझे खुद के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र अभी कम है और मेरा टैलेंट इस टेक्निक को डिजर्व करता है। उनका कहना था कि उनकी उम्र अब ढल चुकी है और मैं उनसे बेटर कैंडिडेट हूं। उन्होंने ये प्रपोज किया कि अब से पूरी सू फैमिली अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर मुझे एक सुप्रीम ह्यूमन एम्परर बनने के लिए ट्रेन करेगी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें बुक वापस दी और कहा कि वो इसे खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इससे भी अच्छे और पावरफुल ऑप्शंस मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं। मेरे इस स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को देखकर मेरे फादर मान गए और उन्होंने तुरंत थर्ड ग्रैंड अंकल को एक सिग्नल भेजकर वहां बुला लिया। जब थर्ड अंकल आते हैं तो वो फादर से सब हाल पूछते हैं। मैं थर्ड अंकल के पास जाके उन्हें बताता हूं कि मैंने उनके लिए और फादर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया था। उन्होंने फिर उस सेंट रैंक सील को देखा और वो बेहद खुश थे कि मैं उन्हें ये दे रहा था। फिर वो पूछते हैं कि मेरा लेवल अचानक 6 से 9 तक कैसे पहुंच गया, जिस पर मैं जवाब देता हूं कि एक पुराने सेंट की वजह से, लेकिन उस वक्त का कल्टीवेशन सिर्फ थोड़े टाइम तक चलेगा। उसके बाद एक जनरल दौड़ा हुआ आया और बताया कि फ्रंट लाइन पे अटैक हो गया है। दुश्मनों में 10 लेवल 9 रैंक्स और कुछ और पावरफुल फाइटर्स थे। ये सुनकर मेरे फादर का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने तुरंत अपने कमांडर मोड में आते हुए ऑर्डर दिया कि जिन लोगों को चोट नहीं आई है उन्हें तुरंत ब्लड रीस्टोरिंग पिल्स दी जाएं और वो डायरेक्ट बैटलफील्ड की तरफ बढ़ें। उन्होंने फोर्थ सिटी से एक्स्ट्रा बैकअप मंगवाने का भी ऑर्डर दिया। मेरे फादर और थर्ड ग्रैंड अंकल ने मुझे टेंट में रुकने को कहा। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो इन एलियंस का सफाया करेंगे और उसके बाद ही अपना ब्रेक थ्रू स्टार्ट करेंगे। मेरे फादर बाहर जाने लगे, तभी मैंने उन्हें रोककर अपने हाथों में से 2 किताबें निकाली। मैंने उन्हें वॉइड ब्लीड टेक्निक की बुक दी, जो कि एक स्टार लेवल मार्शल आर्ट थी। मैंने उन्हें समझाया कि हालांकि इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है, पर मार्शल सेज बनने के बाद उन्हें बिल्कुल ऐसी ही एडवांस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। थर्ड ग्रैंड अंकल थोड़ा परेशान थे, क्योंकि दुश्मनों की गिनती 10 लेवल 9 एलियंस की थी और उन्हें डर था कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। पर मैंने अपने फादर की तरफ देखकर फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर वो सच में इस दुनिया के ह्यूमन एम्परर बनना चाहते हैं तो मैं अपनी पावर से उन्हें इतना डिवाइन बिलीफ और एलियन फेथ प्रोवाइड करूंगा कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा सेज रैंक को क्रॉस कर जाएंगे। ये सुनकर मेरे फादर के अंदर का वॉरियर जाग उठा और वो अपनी सोर्ड के साथ टेंट से बाहर निकल पड़े। बाहर का नजारा सच में किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ आग लगी हुई थी और आसमान धुएं से काला हो चुका था। हमारे ह्यूमन सोल्जर्स उन डिस्गस्टिंग एलियन से भिड़ रहे थे जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्टेल्थ अटैक करने आए थे। सामने से कुछ एक्सट्रीमली मस्कुलर और जायंट रेड स्किन वाले एलियन मॉन्स्टर्स आगे आए। उन्होंने एरोगेंट आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि आज रात वो ह्यूमन रेस की इस 5th सिटी को मिट्टी में मिला देंगे और इस पर उनका ही राज होगा। उनका लीडर जोर जोर से हंस रहा था और ह्यूमन फोर्सेस को मॉक कर रहा था कि हमारी सिटी का कमांडर ऑलरेडी उनके एलियन सेज गॉड के हाथों अपना एक हाथ गंवा चुका है और अब हमारे पास कोई भी पावरफुल डिफेंडर नहीं बचा है। उसने चैलेंज किया कि आज सारे इंसान मारे जाएंगे। तभी मेरे फादर सूलोंग किसी देवता की तरह आसमान से प्रकट हुए। उनकी बॉडी एक ग्लोइंग ऑरा से कवर थी और उनका जो हाथ एलियन ने काटा था वो कंप्लीटली फाइन था और उसमें एक इंटेंस फायर एनर्जी दौड़ रही थी। उन एलियन लीडर्स की आंखें उन्हें देखकर बाहर आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान ठीक कैसे हो गया। मेरे फादर ने बड़े ही ठंडे और खतरनाक ढंग से उन्हें देखा और कहा कि आओ आके मेरी सिटी लेने की कोशिश करो। उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन की तरफ पॉइंट करके कहा कि इन सभी लेवल 9 एलियंस को वो अकेले हैंडल करेंगे और बाकी सोल्जर्स सिर्फ लेवल 8 वालों को देखेंगे। एक जनरल ने मेरे फादर को रोकने की कोशिश की क्योंकि उनकी इंजरी अभी थोड़ी देर पहले ही हील हुई थी, पर मेरे फादर ने फुल कॉन्फिडेंस में उसे पीछे हटने को ऑर्डर दिया। वो रेड स्किन वाला एलियन कमांडर बहुत गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाया कि आज वो मेरे फादर सूलोंग का सारा पुराना और नया हिसाब बराबर कर देगा और उनका खून पी जाएगा। उसने अपने सारे लेवल 9 कंपेनियंस को ऑर्डर दिया कि सब एक साथ मिलकर मेरे फादर पर अटैक करें ताकि
हमारी ह्यूमन रेस कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाए। उन्होंने मिलकर एक मैसिव डार्क एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया, पर मेरे फादर अब पहले वाले सुलोंग नहीं थे। उन्होंने बस अपनी सोर्ड को मजबूती से पकड़ा और अपनी नई स्टार लेवल टेक्निक वॉइड ब्लेड सेकंड फॉर्म सेवरिंग द गैलेक्सी को एक्टिवेट किया। एक ही फ्लैश में एक मैसिव व्हाइट और गोल्डन एनर्जी स्लैश आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उस स्लैश के अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव ताकत थी कि उसने हवा में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया और एक ही सेकंड में उस रेड एलियन लीडर समेत बाकी लेवल 9 एलियंस को उनके वेपन्स के साथ 2 टुकड़ों में काट के रख दिया। उनकी बॉडीज ब्लास्ट हो गई और खून की बारिश होने लगी। वो डार्क एनर्जी अटैक कंप्लीटली शैटर हो गया। वो एलियन लीडर जमीन पर गिरा और मरने से पहले हैरानी से चिल्ला रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल इंसान इतना पावरफुल और डोमिनेंट कैसे हो सकता है जब तक कि वो एक एक्चुअल सेज गॉड न बन गया हो। मेरे फादर उसके पास चले गए और बड़े काम टोन में उसके मुंह पर थूकते हुए बोले कि हालांकि वो अभी तक मार्शल सेज नहीं बने हैं, पर उन जैसी वीक मुर्गियों और कीड़े मकोड़ों को क्रश करने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की जरूरत नहीं है। वो एलियन अभी भी एरोगेंट था और बोल रहा था कि 2 दिन के अंदर उनकी एलियन रेस के 2 नए सेज गॉड्स यहां आएंगे और सारी ह्यूमन रेस को जिंदा जला देंगे। मेरे फादर ने उसके बाकी बचे सिर को काटते हुए कहा कि उन्हें पहले नरक में जाकर वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द उनके वो सेज गॉड्स भी वहीं आने वाले हैं। आसपास खड़े ह्यूमन सोल्जर्स इस गॉड लाइक डिस्प्ले ऑफ पावर को देखकर पागल हो गए थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उनके सिटी लॉर्ड सच में इनविंसिबल हैं और उनकी पावर डायरेक्टली हेवेंस को छू रही है। सोल्जर्स कंटिन्यूअसली चेंगजू वान सुई, चेंगजू वुडी का नारा लगाने लगे। तभी मेरे फादर के आसपास का एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल गया। एक प्योर और सेक्रेड ऑरिजिन लाइट आसमान से नीचे आई और उनकी बॉडी के आसपास एक मैसिव गोल्डन फैंटम ड्रैगन घूमने लगा। ये वो प्योर ह्यूमन एम्परर की ऑराज थी और मार्शल आर्ट्स का एक्सट्रीम लेवल था। मैं दूर से ये सब देख रहा था और मेरे फेस पर एक सैटिस्फाइड मुस्कान आ गई। मुझे फाइनली पता चल गया था कि मेरे फादर ने सक्सेसफुली मार्शल सेज के रेल्म में एंटर कर लिया है। मेरे फादर ने आसमान में उड़ते हुए एक डोमिनेंट आवाज में सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अब टाइम आ गया है फ्रंट लाइंस को एडवांस करने का। उन्होंने ऑर्डर दिया कि आसपास के 3000 मील का सारा एरिया अब ह्यूमैनिटी की टेरिटरी है और उन्होंने सबको अटैक करने का कमांड दे दिया। रात भर उस बैटलफील्ड पर सिर्फ एलियंस की लाशें बिछी थी। जब दिन निकला तो एक सोल्जर ने मेरे फादर को आकर मिलिट्री रिपोर्ट दी कि उन्होंने सभी टारगेट्स को क्लियरली वाइप आउट कर दिया है और एलियंस के मैसिव वेपन्स और रिसोर्सेज कैप्चर कर लिए। उन्होंने कई रेयर मिनरल माइंस पर भी कब्जा कर लिया था। मेरे फादर ने तुरंत ऑर्डर्स पास किए कि बाकी सिटीज और टॉप फैमिलीज को बुलाकर इन मिनरल स्पॉट्स को उनके साथ बांट लिया जाए और जो छोटे मोटे रिसोर्सेज कैप्चर हुए थे वो 5th सिटी के उन सभी ब्रेव सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जिसने बैटल में अपनी जान की बाजी लगाई थी। सारे सोल्जर्स खुशी और रिस्पेक्ट से उन्हें देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मैं इस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर एक आइसोलेटेड जंगल एरिया में अकेला था। मेरा माइंड अलग ही कैलकुलेशन कर रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मुझे हेवन डिफाइंग बैटल्स लड़नी है और अपने आप को टॉप पर मेंटेन रखना है तो मुझे फोर्सफुली अपने डेस्टिनी विलन सिस्टम में से और विलन पॉइंट्स कमाने होंगे और खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना होगा, वरना फ्यूचर के हाईएस्ट टीयर डेथ मैचेस में मेरी एग्जिस्टिंग पावर जल्द ही फेल हो जाएगी। मैं खुद पर थोड़ा हंस रहा था कि मैंने आज कितना बड़ा गैम्बल खेला है। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर एक डिवोनिक एनर्जी का ऑर्ब अपने हाथों में महसूस किया। मैंने अपने सिस्टम स्टोर को ओपन किया और वहां से एक ही हुआ जी जाई तियान मोजिंग नाम का एक स्पेशल लिमिटेड टाइम सेल वाली सुप्रीम आइटम परचेज की। वो एक ब्लैक डेमोनिक बुक मेरी इन्वेंट्री से मेरी बॉडी में आ गई और मेरी स्किन के ऊपर से पर्पल लाइटनिंग्स निकलने लगी। मेरी आंखों के अंदर उस सिस्टम की वजह से एक खून जैसी लाल ग्लो आ गई। एक मैसिव डार्क घोस्ट फैंटम मेरे पीछे खड़ा हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने चेस्ट में एक पावरफुल डेमोनिक हार्ट की बीट को फील किया। मैं समझ गया था कि चाहे मेरी ओरिजिन या बैकग्राउंड कुछ भी हो, पर कोई भी सुपरनैचुरल पावर मेरे स्टेप्स को रोक नहीं सकती। मैं जोर से आसमान की तरफ देखकर हंसा और मैंने प्रॉमिस किया कि अगर हेवन मुझे इस पूरे यूनिवर्स का हीरो और प्रोटैगनिस्ट बनने का हक नहीं देता तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इस सारे हेवन और अर्थ का सबसे टेरिफाइंग और अनमैचेबल डेस्टिनी विलन बनूंगा, जिसके आगे सारे सन ऑफ डेस्टिनी अपने घुटने टेकेंगे। मुझे फ्रंट लाइन से लाखों लोगों के चैंट्स सुनाई दे रहे थे और मैं क्लियरली फील कर पा रहा था कि मेरे फादर का मार्शल सेज में ब्रेक थ्रू करना एलियंस को बर्दाश्त नहीं होगा और वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि करीब 60 लेवल 9 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी रास्ते में हैं। उन ऑफिशियल्स ने तय किया कि आज रात वो मेरे फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइंस पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पर तभी आसमान का रंग बदल गया। एलियंस के 5 मार्शल सेज लेवल के गॉड्स एक साथ आसमान फाड़कर आ गए। वो मेरे फादर के ब्रेक थ्रू को रोकने आए थे। उन एलियन गॉड्स ने धमकी दी कि अगर इंसानों ने मेरे फादर को उनके हवाले नहीं किया तो वो आज पूरी
ह्यूमन रेस को जड़ से मिटा देंगे। ये सब जब हो रहा था, मेरा अपना लेवल 8 का ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो गया था। मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का। मेरी सू फैमिली जल्द ही 3 मार्शल सेजेस वाली फैमिली बनने वाली थी। मैंने अपने शैडो स्टेप्स यूज किए और सीधा 5th सिटी के मेन गेट के बाहर वाले जंगल टेरिटरी में आ गया। वहां मैंने देखा कि कुछ ह्यूमन सोल्जर्स बुरी तरह फंस गए थे और दर्जनों रेड स्किन जायंट लेवल 8 एलियंस उन्हें मारने वाले थे। मैं सीधा उन एलियंस के बीच में एंटर हो गया। मैंने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीछे हट जाएं क्योंकि ये एरिया बहुत डेंजरस है। मैं अभी एलियन गॉड्स के साथ तो नहीं लड़ सकता था, पर इन लेवल 8 एलियंस को तो मैं स्नैक की तरह खा सकता था। मैंने अपनी वॉइड एनर्जी को स्वॉर्ड में इन्फ्यूज किया और उन घमंडी एलियंस पर टूट पड़ा। एक ही स्ट्राइक और सीधा खेल खत्म। मेरा ब्लैक ब्लेड उनके सीने को फाड़ता हुआ बाहर निकल आया। बाकी एलियन मॉन्स्टर्स को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो डर के मारे पीछे हटने लगे, पर मैं तब तक उनके सर्कल के बीच में आ चुका था। मैंने अपना हाथ आगे किया और गॉड सप्रेसिंग एलिफेंट टेक्निक का फैंटम फॉर्म उनके ऊपर स्मैश कर दिया। एक जायंट गॉड लाइक हाथी का रूप आसमान से जमीन पर उन लेवल 8 एलियंस को क्रश करता हुआ गिरा और वहां सिर्फ और सिर्फ धूल और मिट्टी का धुआं बचा। उन एलियन बीस्ट्स की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और उनकी ओरिजिन एनर्जीज को मैं अपने ऑराज में एब्जॉर्ब करने लगा। मेरे लेवल 8 एलियंस को एब्जॉर्ब करने का नजारा देखकर वहां खड़े इंसान और एलियन दोनों हैरान थे। उन एलियंस का न्यूट्रिएंट टेस्ट सच में डिलीशियस था, पर अब ये मेरी अपग्रेडेड रैंक के सामने थोड़े वीक फील हो रहे थे। मेरे इस डेमोनिक रूप को देखकर एलियंस ने चिल्लाकर अपने साथियों को मुझ पर हमला करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर अटैक करें, पर मैं उनकी स्पीड को ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने हंसते हुए अपनी स्वॉर्ड उठाई और अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज की। मेरे पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जो सब कुछ दफन कर सकती है, जो आसमान और जमीन दोनों को फाड़ सकती है। मैंने एक मैसिव स्ट्राइक रिलीज की जिसने उस पूरे एरिया को एक डेथ डोमेन में बदल दिया। एलियंस चीखते हुए मरने लगे। ह्यूमन सोल्जर्स इस गॉड लाइक डिस्प्ले को देखकर जोर जोर से सू शाओ जू वू डी चिल्लाने लगे। उनका जोश आसमान छू रहा था और उन्होंने मेरे पीछे पीछे आकर बचे हुए एलियंस को काटना शुरू कर दिया। तभी वहां छुपकर एक एलियन प्रिंस मेरी तरफ डर के मारे देख रहा था। उसने जब अपना रास्ता क्लियर नहीं पाया तो वो मेरे सामने भीख मांगने लगा। उसकी आंखों में डर और पैनिक भरा था। उसने रोते हुए चिल्लाया कि उसकी जान बख्श दूं क्योंकि उसके फादर एक एक्सट्रीम लेवल के सेज गॉड हैं और अगर मैंने उसे मारा तो उसके फादर पूरी ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका ये बकवास कॉन्फिडेंस देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी और उसे ग्राउंड में प्रेस कर दिया। मैंने हंसते हुए और एरोगेंट टोन में उससे कहा कि तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारी एलियन रेस के पास ही सेज लेवल एक्सपर्ट्स हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और बड़ी कोल्डली उसे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश होने का ऑर्डर दिया। उसने रोने की पूरी कोशिश की, पर मैंने अपनी स्वॉर्ड का एक स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल स्विंग किया और उस एलियन प्रिंस का सिर धड़ से अलग होकर ग्राउंड पर लुढ़कने लगा। जैसे ही उस प्रिंस की मौत हुई, आसमान अचानक से ब्लड रेड हो गया। बादलों के बीच से एक मैसिव और डार्क एनर्जी की स्टॉर्म बनने लगी और वहां उसके फादर, उस एलियन सेज गॉड का एक हॉरिफाइंग और गॉड लेवल प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। उस जायंट फैंटम ने गुस्से से गरजते हुए कहा कि एक इंफीरियर ह्यूमन रेस का कीड़ा कैसे हिम्मत कर सकता है उसके सुप्रीम सन की जान लेने की। उसने अनाउंस किया कि आज मैं उसके हाथों सबसे पेनफुल डेथ मरूंगा। बकवास कम करो। मैंने उस दुश्मन की तरफ घूर कर देखा। क्योंकि तुम लेवल 9 के हो तो अपनी पूरी ताकत से हमला करो। मुझे लगा था वो कुछ नया करेगा, पर उसने फिर वही पुराना पैतड़ा अपनाया। उसने मुझे हल्के में लेने की कोशिश की और चिल्लाया कि मैं अपनी औकात देखूं। ठीक है, मैंने स्मार्क किया। अचानक उसे एक झटका लगा। उसका सिस्टम हिल गया होगा। उसने हैरानी से सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता है। क्या मैं फिर से लेवल अप करने वाला हूँ? मैंने खुद से सवाल किया। इस बार ऑरा सच में कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक एरोगेंट घमंड था। उसने मुझे मगरूर कहा और बोला कि अब देखते हैं मैं कैसे टिक पाता हूँ। उसका मानना था कि जैसे ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइटनिंग गिरेगी, मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने फोकस किया। मेरी आत्मा के आर पार होती हुई एक डीप मेडिटेशन स्टार्ट हो गई थी और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी बन जाएगी। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि ह्यूमन रेस में कोई दूसरा डेमीगॉड पैदा नहीं होना चाहिए। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने तय कर लिया था कि आज मेरा अंत यहीं होगा। सबने पीछे से चिल्लाया कि उसे रोको, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। खेल खत्म करो, वो चिल्लाए। तभी मुझे किसी और की आवाज आई, बच्चे जल्दी भागो, हेवनली ट्रिब्यूलेशन की चिंता मत करो, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए इसे झेल लेंगे। मेरे 5th अंकल आगे आए। अचानक मेरे पिता सामने आए।
मेरे बेटे सुयू के हेवनली ट्रिबुलेशन के बीच में हमला करने की हिम्मत कैसे हुई और मेरे फिफ्थ अंकल के खिलाफ दुश्मनी दिखाने की? फादर ने उसे पकड़कर पूछा कि वो अपना अंत कैसे चाहते हैं। उसके होश उड़ गए, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो बड़बड़ाने लगा कि होली गॉड रेल्म नामुमकिन है। पिता ने उसे गर्दन से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक लेवल 9 होकर भी तुम यहां आकर बैटलफील्ड मैटर्स में दखल देने आए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों जीत जाओगे? होली गॉड, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मेरे पिता ने उसे जान से मार दिया। पिताजी ने फिफ्थ अंकल की तरफ देखकर सॉरी कहा, क्योंकि वो अपने ओरिजिन पाथ को स्टेबलाइज करने में बिजी थे और टाइम पर नहीं आ सके थे। फिफ्थ अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गर्व से कहा कि आखिरकार तुम एक मार्शल सेज बन गए और अब हमारी सू फैमिली में 2 मार्शल सेज हैं। पिताजी ने उन्हें आराम करने को कहा और युद्ध का कमांड अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने सभी सोल्जर से कहा कि उन्होंने बहुत सहा है और अब हम काउंटर अटैक शुरू करके अपनी चीजें वापस लेंगे। सभी ने नए मार्शल सेज को प्रणाम किया। एक वॉरियर ने पिताजी से पूछा कि बाकी के मार्शल सेज कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि दुश्मन ने इस बार एक बड़ी आर्मी भेजी थी, जिसके चलते बाकी सिटीज के गार्ड्स और मार्शल सेज वहां ब्लॉक हो गए थे। यहां सिर्फ हेवन बैटलिंग मार्शल सेज और हेवन रूलिंग मार्शल सेज ही आ सके थे। पता चला कि इन एलियंस ने 5 मार्शल सेज को सिर्फ मुझे मारने के लिए भेजा था, क्योंकि उस दिन मैंने एक लेवल 9 वॉरियर के रूप में उनके 20 वीक लेवल 9 वॉरियर्स और कुछ ओरिजिन लेवल 9 वॉरियर्स को मार दिया था। उन्हें डर था कि अगर मैं मार्शल सेज बन गया तो उनका क्या होगा। वो सब शॉक में थे कि इस लड़के का मास्टर आखिर है कौन, जिसने इसे इतने कम वक्त में ऐसी ताकत दे दी। मेरे पिताजी ने अपने मन में सोचा कि जब दुश्मन ने मुझे इतनी बड़ी पोजीशन पर रख ही दिया है तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। दुश्मन के 5 मार्शल सेज ने मजाक उड़ाया कि बस दोनों मिलकर उन्हें कैसे रोकेंगे, पर जब उन्होंने पिताजी को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि उनका मार्शल सेज लाइटनिंग ट्रिबुलेशन कहाँ है, क्या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि पिताजी ने ह्यूमन रेस का ओरिजिन पाथ यानी लेजेंडरी ह्यूमन एम्परर का रास्ता चुन लिया है, जिसके लिए किसी ट्रिबुलेशन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है और पहले उन्हें यहाँ का मामला निपटाना होगा। दुश्मन ने पिताजी पर हमला किया और मजाक उड़ाया कि नया मार्शल सेज होकर मौत को बुलावा दे रहे हैं, पर पिताजी ने जैसे ही अपना मून गेजिंग स्पीयर चलाया, उनके अंदर मौत का डर पैदा कर गया। घबराकर उसने अपने बाकी साथियों को बुलाया। तभी आसमान काली घटाओं और बिजलियों से भर गया। किसी ने पूछा कि ये मार्शल सेज लाइटनिंग ट्रिबुलेशन मेरी वजह से आई है क्या। तभी थर्ड अंकल ने दहाड़ते हुए कहा कि ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन मेरी है और किसको इससे प्रॉब्लम है, वो भी किस्मत से ब्रेक थ्रू कर चुके थे। पिताजी ने थर्ड अंकल से कहा कि आप आराम से ब्रेक थ्रू कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपको मार्शल सेज बनने से नहीं रोक सकता और सू फैमिली के राइज को कोई नहीं रोक पाएगा। दुश्मन पागल हो गए और ह्यूमन रेस को नया मार्शल सेज पैदा करने से रोकने के लिए चीखने लगे। मैंने खुद को फोकस किया और याद किया कि जब मैं एक लेवल 7 हेवन सोल ग्रैंड मास्टर का लाइटनिंग ट्रिबुलेशन ले रहा था तो मेरा बॉडी ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ शुरुआती स्टेज पर था, पर अब इस विशाल लाइटनिंग ट्रिबुलेशन सी के साथ मैं छोटी सक्सेस तक पहुंच सकता था। जैसे जैसे आसमान से बिजली गिरती मेरे सेल्स और मजबूत होते गए। मेरा प्रिंसिपल साफ था, जितना मजबूत दुश्मन उतना ही ताकतवर मैं बनूंगा। ग्लेज्ड एंशिएंट सिटी के ब्लड और की अपनी जगह पर थे और अब इस युद्ध को खत्म होना था। फैमिली सीनियर्स गर्व से चिल्ला उठे कि आज हमारी सू फैमिली में 3 मार्शल सेज हैं और अब हमारी सू फैमिली सच में एक बड़ा राइज देखेगी। सब ओवरजॉयड हो गए थे, लेकिन बीच में थर्ड ग्रैंड अंकल डीमन से भिड़ रहे थे। दुश्मन का एक एलियन का असैसिनेशन फेल हो गया। वो सब घबरा गए और उन्होंने रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया। जाते हुए उन्होंने धमकी दी कि जब उनका क्लैन लीडर आज़ाद होगा तो वो ह्यूमन रेस का आखिरी दिन होगा। पर मुझे पता था कि हमारी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता और हमने उन्हें खदेड़कर वहां से भगा दिया। एक दिन और एक रात चली इस लड़ाई के पीछे करोड़ों आम लोग थे। अगर हम एक कदम भी पीछे हटते तो उनके परिवार मारे जाते, इसलिए सबने मरना कबूल किया पर पीछे नहीं हटे। सबने एक साथ चीखा, मार्शल सेंस अमर रहें, मार्शल सेंस की जय जयकार हो। दुश्मनों ने उसे अपनी एक गलती बताई और बोला कि 20 साल के अंदर ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, पर तब तक सभी सोल्जर्स उन्हें भगा चुके थे और वो वॉर स्पॉइल्स छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। पूरी सेना ड्रैगन कंट्री और मेरी जय जयकार कर रही थी। ये युद्ध हम जीत गए थे और इस 3000 माइल एरिया पर अब ड्रैगन कंट्री का राज था। मैंने देखा कि पिताजी ह्यूमन एम्परर के रूप में अपना मोमेंटम बना रहे हैं और सू फैमिली ठीक रास्ते पर है। तो अब मेरे खुद के स्टेज पर आने का टाइम आ गया था और मेरी अंदर की एम्बिशन एक नया रूप लेने वाली थी। मैंने सबको वापस बुलाया
ताकि सू फैमिली की आगे की स्ट्रैटेजी और प्लान डिस्कस कर सकूं। मैंने टेबल पर किंगलिंग पिल रखी, जिसकी सुगंध से ही बॉडी की पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। ये एक ऐसी पिल थी जो मार्शल सेज लेवल के नीचे डेथ बेड पर पड़े किसी भी इंसान को बचा सकती थी और फाउंडेशन ठीक कर सकती थी। मैंने थर्ड ग्रैंड अंकल से कहा कि ये पिल आपकी पुरानी सारे नुकसान ठीक कर देगी, क्योंकि सू फैमिली के 5 ड्रैगन्स में से किसी को भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने इमोशन के साथ कहा कि 20 साल से उन्होंने मुझे एक बच्चे से एक महान आदमी बनते देखा है।